इस बार थोड़ा देर से आ रहा है शो, कुछ व्यस्तताएं रहीं उसके चलते, लेकिन बातें सारी आएंगी। हाँ, उसके पहले ये बता दूं कि कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अपनी किताब के बारे में डिटेल में बताइए। सावरकर पे मैंने जो किताब लिखी है, तो डिटेल में तो क्या बताना है। मेरी किताब का नाम है सावरकर, काला पानी और उसके बाद। ये किताब आप कहीं से भी आपको मिल सकती है। अमेज़न पे ये किताब मिल जाएगी आपको, ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, उर्दू बाज़ार पे मिल जाएगी। एक और भाषा में ये किताब आई है, मराठी में। तो मराठी के जो पाठक हैं वो मराठी में भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी किताबें हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ वहाँ से पता चल ही जाएगा। गांधी पर एक मेरी किताब है, गांधी हत्या पर, उसने गांधी को क्यों मारा। और दो किताबें कश्मीर पे हैं, कश्मीर और कश्मीरी पंडित और कश्मीरनामा। किताबें और भी हैं, लेकिन इतिहास की ये किताबें हैं जो हाल में आई हैं। आप सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, आप अमेज़न पे जाएं और अमेज़न पे सर्च वाले में मेरा नाम डाल दें, अशोक कुमार पांडे। मेरी सारी किताबों की डिटेल आपको मिल जाएगी। जो पसंद है आप खरीद के पढ़ सकते हैं। सारे फॉर्मेट में हैं, आपको ऑडियो में भी मिल जाएंगी, आपको किंडल में मिल जाएंगी, और भी जो कुछ होता है वो सारा कुछ है। बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं होता किताबें बेचना, किताबों को अलग अलग फॉर्मेट में करना, ये सब प्रकाशक का काम होता है। किताबें जो मेरी आई हैं, 3 किताबें मेरी राजकमल प्रकाशन से आई हैं और एक किताब जो कश्मीरनामा है वो राजपाल से आई है। तो ये मेरी किताबों के बारे में। अपनी किताबों के बारे में अपने चैनल पे बार बार बात करना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो मैंने ये आपको बता दिया। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप मेरी किताबें खरीद के पढ़ सकते हैं। बिना खरीदे पढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा, जैसे हो जाए वैसे कर लीजिए, लाइब्रेरी में मिल जाए या जिस तरह से भी किसी दोस्त से मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे सावरकर के रिहाई की बात की। असल में अक्सर दावे किए जाते हैं कि रिहा होने के बाद उन्होंने देशभक्ति के काम किए वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा उनका लिखा, उनका किया शोध करके हम देखेंगे इस शो में कि रिहाई के बाद सावरकर साहब ने क्या किया। नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री में सावरकर की कहानी, द स्टोरी ऑफ सावरकर के इस 7वें एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आखिरी नहीं कहा मैंने, 7वां कहा, क्योंकि बहुत कोशिश की और दरअसल इसी कोशिश में टाइम लग गया। कई बार शूट हुआ, कई बार कैंसिल करना पड़ा। 7 एपिसोड में किसी भी तरह से बात बन नहीं रही है, तो एक और एपिसोड करना पड़ेगा, 8वां एपिसोड, जो इसके तुरंत बाद आ जाएगा, जिसमें हम गांधी हत्या में उनकी भूमिका और बाकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सावरकर की रिहाई पर, रिहाई के बाद की उनकी कार्रवाई पर और कुछ और ज़रूरी चीज़ों पर, खासतौर पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो कुछ किया उस पर हम बात करेंगे। तो तकरीबन 10 साल जेल में रहने के बाद, अंडमान में रहने के बाद, सरकार उनको अंडमान से लाने के लिए सहमत हो गई और अंडमान से लाकर उनको भारत की जेलों में रखा गया। येरवडा की जेल है, पुणे में येरवडा की जेल है, वहाँ रखा गया। और उसके बाद उनको रत्नागिरी में भेज दिया गया। रत्नागिरी महाराष्ट्र में तटीय, ये बड़ा खूबसूरत सा इलाका है, वहाँ एक बंगला उनको दिया गया और वहाँ उनको भेज दिया गया रहने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में जमनादास मेहता एक थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की। 1923 में ही उन्होंने एक पर्चा निकाला, सावरकर क्यों रिहा होना चाहिए, और एक समिति बनाई, सावरकर रिहाई समिति। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, ये सारी कोशिशें सारी होती रहीं और उन कोशिशों के बाद ही वो रिहा हो पाए थे। अब पहली बात हम करेंगे सावरकर के पेंशन की। दरअसल जब उनको येरवडा जेल से रिहा करके रत्नागिरी भेजा गया था, जहां वो नजरबंद थे, तो कुछ शर्तें तय हुई थी कि इन शर्तों पर आपकी रिहाई होगी। पहली शर्त यह थी कि सावरकर को रत्नागिरी में ही निवास करना था और सरकार या फिर आपातकाल में स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिलाधिकारी होता है, उसकी अनुमति के बिना जिले की सीमा से बाहर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा 5 साल तक उनको किसी भी तरह की निजी तौर पर या सार्वजनिक तौर पर राजनैतिक गतिविधि में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, यानी पॉलिटिकल किसी उसमें वो एक्टिव नहीं हो सकते थे। 5 साल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद सरकार दोबारा सोचती कि यह प्रतिबंध लगाए रखना है और या फिर हटा देना है। तो नेचुरली वो पॉलिटिकल काम कर नहीं सकते थे, वहां पर उनको नजरबंद कर दिया गया था। तो उनकी देख रेख के लिए, उनके भरण पोषण के लिए 60 रुपए की एक राशि तय की गई। अब इस राशि को क्या कहा जाए। 1 अगस्त 1929 यानी 1 अगस्त 1929 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 60 रुपए महीना देना तय किया था। अगर आप सावरकर की आधिकारिक वेबसाइट देखेंगे तो वहां इसके लिए जो शब्द है वो शब्द है एलिमनी।
एलिमनी शब्द आपने अक्सर सुना होगा, जब तलाक हो जाता है तो पति पत्नी को एलिमनी देता है। इसका हिंदी में अनुवाद होगा निर्वाह व्यय, यानी खर्च के लिए पैसा देता है। उनके पोते हैं रणजीत सावरकर। उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा कि यह अलावेंस था, यानी कि भत्ता था। अब यह भत्ता क्यों मिलता था? तो उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो बताती है कि सावरकर की आर्थिक हालत बुरी थी, इसीलिए उन्होंने यह निर्वाह व्यय स्वीकार किया था। लेकिन सावरकर के जीवनीकारों को जब आप पढ़ेंगे, जिन्होंने उनकी जीवनियां लिखी हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो गरीब थे। जैसे संपत बताते हैं कि उनको 10 मई 1924 यानी 10th of May 1924 को चिपलून के एक आयोजन में 101 रुपए दिए गए थे और 28 अगस्त 1924 यानी 28 अगस्त 1924 को 12,967 12,967 रुपीस की उनको राशि मिली थी। अब उस जमाने में 12,967 12,967 काफी राशि थी, जो आज अगर आप जोड़ेंगे तो 10 लाख से ऊपर की राशि होती है। इसके अलावा सावरकर की जो वेबसाइट की मैं बात कर रहा था वो बताती है कि सावरकर को ये जो पैसा मिला था, इस पैसे को वो सूद पर दिया करते थे, ब्याज पे दिया करते थे। इसके साथ साथ छद्मनामों से लगातार अखबार में लिख भी रहे थे। तो ये मानना थोड़ा मुश्किल काम है। और मैंने आपको बताया कि बंगला उनको सरकार की तरफ से फ्री मिला हुआ था, यानी रहने का कोई खर्च था नहीं, बंगले में रह रहे थे कायदे से। तो ये मान लेना तो जो दावा है ये बड़ा गलत है। ये दावा माना नहीं जा सकता कि बड़ी गरीबी चल रही थी इसलिए उन्होंने वो 60 रुपए जो है वो स्वीकार कर लिया। लेकिन ये भी बात गलत है कि 60 रुपए की कोई पेंशन मिल रही थी। ये पेंशन तो कम से कम कतई नहीं थी। ये भरण पोषण के लिए, चूंकि सावरकर ने कहा था कि उनकी बड़ी गरीबी चल रही है, वो अपने आर्थिक खर्चे नहीं उठा सकते और सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा के रत्नागिरी में रखा था, इसलिए हुआ यह था कि उनको 60 रुपए की एलिमनी दी जा रही थी। अब इसमें ट्विस्ट बस इतना है कि जिस गरीबी की बात सावरकर कह रहे हैं वो इन सब डिटेल से समझ में आता है कि गरीबी नहीं थी। अगली बात, रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर कर क्या रहे थे? जो पहला काम उन्होंने किया वह था हिंदू सभा का आयोजन। दरअसल उस समय पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हिंदू सभाएं हो रही थी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदू महासभा कैसे बनी, क्यों बनी। तो रत्नागिरी आने के 15 दिन के अंदर ही 23 जनवरी 1924 यानी 23 जनवरी 1924 को वहां पर पहली हिंदू सभा होती है। हालांकि चूंकि उनके ऊपर प्रतिबंध था तो सावरकर खुद नहीं गए, लेकिन पूरा एजेंडा उनका ही तय किया हुआ था। हिंदू सभाओं के बारे में थोड़ी सी अगर हम जानकारी ले लें तो यह शुरू हुआ पंजाब से। वहां पे लाला लाजपत राय, लालचंद और शादीलाल ने 1909 में पहला अधिवेशन कराया। इसके प्रेरक थे राय बहादुर लालचंद, जो लाहौर में जज भी थे। उन्होंने 1909 में 15 पेज का 1909 में 15 पेज का एक आर्टिकल लिखा और जिसमें जो 2 नेशन थ्योरी है, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत है, उसका हिंदू पक्ष प्रस्तुत किया। लालचंद ने कांग्रेस की राजनीति की जगह हिंदू राजनीति, कांग्रेस कमेटियों की जगह हिंदू सभाएं और कांग्रेसी प्रेस की जगह हिंदू प्रेस की वकालत की थी। अब अंग्रेजी वफादारी के लिए उनको राय बहादुर का खिताब मिला था। आप जानते हैं राय बहादुर का खिताब उसी को मिलता था जिसको अंग्रेज सरकार अपना समझती थी। इसलिए यह बड़े आराम से माना जा सकता है कि अंग्रेजों की शह पर जो सांप्रदायिक विभाजन की नीति चल रही थी उसमें ही हिस्सा ले रहे थे लालचंद साहब। एक और मजेदार बात आपको बताऊं कि जो पहली हिंदू सभा थी उसके एक और आयोजक का नाम मैंने आप लिया, शादीलाल साहब। ये शादीलाल साहब वही थे जो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब भगत सिंह पर फांसी की सजा चल रही थी, मुकदमा चल रहा था और ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। यानी भगत सिंह जब फांसी की सजा के लिए मुकदमे में थे तो उस समय ट्रिब्यूनल का गठन जो किया गया उनको फटाफट फांसी देने के लिए, उसमें शादीलाल साहब की भूमिका थी। और 1909 में जो सभा हुई उसमें बाकायदा बरतानिया के प्रति, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की बात दोहराई गई। खैर, 1924 के आरंभ में जब रत्नागिरी में हिंदू सभा शुरू हुई तो यह कोई धार्मिक कार्यवाही नहीं थी, यह राजनैतिक कार्यवाही थी। इसकी पहली ही सभा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन में प्रतिनिधि भेजा जाना तय हुआ था। 1 महीने के अंदर ही सावरकर ने स्वातंत्र्य नामक अखबार में छद्म नाम से कॉलम लिखना शुरू किया। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो भाई साहब, सावरकर ने अपने समग्र में खुद बताया है, आप जाकर पढ़ लीजिए।
अब ये जो स्वातंत्र्य अखबार था, इसके संपादकों में से एक थे हेडगेवार। हेडगेवार कई बार जाकर सावरकर से उस समय मिलते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। अब मेरा सवाल यहां पे दूसरा है, क्या ऐसा संभव था कि अंग्रेजों को यह सब पता नहीं चलता? एक आदमी जिसको नजरबंदी में रखा गया है, वो किससे मिल रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या यह संभव था अंग्रेजों को ये पता नहीं चलता? बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी कार्रवाई में कोई बाधा नहीं डाली गई, यानी अंग्रेजों को इस कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत संभव है कि उनका समर्थन हो और बहुत संभव है कि छिपी हुई शर्त यह हो कि आप हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच में भेद डालने के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे जिन्ना पहले से कर रहे थे। अब ये जो कार्रवाइयां थी, इस पे विस्तार से बात करने की जगह एक छोटी सी घटना जान लेना काफी होगा। 1927 में रत्नागिरी में मस्जिद के सामने संगीत बजाने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको संगीत बजाना है तो आपको मस्जिद के सामने से ही गुजरना है। मतलब पूरी धरती खाली हो जाती है उस समय, मस्जिद के सामने ही संगीत बजाकर आपको सिद्ध करना होता है। कुछ वो तब भी होता था, आज भी हो रहा है। तो उस समय ऐसा हुआ कि हिंदू सभा ने एक जुलूस निकाला था जिसको मस्जिद के सामने संगीत बजाना था। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई मस्जिद के सामने से गीत संगीत मत निकालिए। डीएम के पास मामला गया, डीएम ने माना नहीं मुसलमानों की बात, उनकी आपत्ति खारिज कर दी और सावरकर ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। आप फिर पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, तो मुझे नहीं पता है हुजूर, सावरकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है, अपने संस्मरण में जाइए और पढ़ लीजिए। इसके पहले एक और किताब सावरकर लिख चुके थे। नहीं, 1857 के स्वतंत्र संग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, वो पुरानी बात हुई, वो सावरकर भी अब पुराने हो गए। नई किताब थी हिंदुत्व। इस किताब को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यह किताब कहां लिखी गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह किताब उन्होंने काला पानी में रहते हुए लिख ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि यरवड़ा में यह किताब लिखी गई। और ये सब कुछ करते हुए वही महिमा मंडन का पूरा खेल है। आप अगर सावरकर समग्र पढ़ेंगे तो उसमें वो भूमिका हटा दी गई है जो दूसरे संस्करण में थी। उस भूमिका को अगर आप पढ़ेंगे, उस भूमिका को अगर आप देखेंगे तो वह प्रकाशक द्वारा लिखी गई है। प्रकाशक का नाम नहीं लिखा गया है और प्रकाशन का नाम है वीर सावरकर प्रकाशन और उसका पता है सावरकर का अपना घर। तो भाई प्रकाशक कौन है खुदा जाने। उसके पहले ही पैरा में प्रकाशक सावरकर के बारे में लिखते हैं, प्रकाशक सावरकर, लेखक सावरकर के बारे में लिखते हैं कि उनकी किताबें जो हैं वो सारी किताबें विश्व क्लासिक का हिस्सा बन गई हैं। और बताते हैं कि इसका ख्याल इस किताब का इंग्लैंड में रहते हुए आया और अंडमान के दीवारों पे हर साल जब सफ़ेदी हो जाती थी तो उसके बाद वो दीवारों पर लिखते थे और फिर उसको याद कर लेते थे। और फिर जब भारतीय जेल में आए तो उनके साथ जो कांग्रेसी थे उनसे कागज़ पेन लेके और इसको जो याद किया हुआ था वो लिखते थे। 7 पेज में ये भूमिका लिखी गई है। अब मज़ेदार बात यह है कि प्रकाशक भी सावरकर, लेखक भी सावरकर, जहाँ से किताब छपी वो सावरकर सदन यानी सावरकर का अपना घर। तो ये तारीफ़ लिखी किसने है? बहुत सीधी बात है कि ये तारीफ़ खुद सावरकर ने लिखी है। शायद समग्र जो बन रहा था उनके समझ में आया होगा कि इतनी अगर तारीफ़ लगाया गया उसमें तो लोगों को शायद भरोसा ना हो, इसलिए हटा दिया गया है। एक बात और, ये बिल्कुल गलत बात है कि अंडमान में रहते हुए उनको कागज़ कलम नहीं मिलता था। अंडमान में चाहे आप बारिंद्र का संस्मरण पढ़ें या बाकी लोगों का संस्मरण पढ़ें, कागज़ कलम उनको दिया जाता था और वह आराम से बैठकर उसको लिख सकते थे। लेकिन सावरकर की जो अपनी ही अंडमान की पूरी कहानी उन्होंने लिखी है उसमें इस किताब के लिखे जाने का कोई जिक्र नहीं है। ये जो दीवार पे नाखून से लिखना, कोयले से लिखना, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बातें केवल सावरकर को महान बताने के लिए की जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब अगर आप दूसरे कन्फ्यूज़न देखें तो सावरकर की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि यह किताब रत्नागिरी में रहते हुए 1923 में लिखी गई थी। इसी वेबसाइट के एक दूसरे सेक्शन में लिखा गया है यह किताब 1921-22 में अंडमान में रहते हुए लिखी गई थी। विक्रम संपत बताते हैं कि यह किताब मोपला परिघटना, मोपला में जो घटना हुई थी उसके प्रतिक्रिया में सावरकर ने रत्नागिरी में लिखी थी। और धनंजय कीर भी यही बताते हैं। तो अब बड़ा मुश्किल काम है ये विश्वास कर पाना कि ये सारे के सारे जो तारीफ के पुल बांधते हैं इनमें सच कौन बोल रहा है। खैर, सच जो भी हो, पुष्ट तथ्य ये है, यानी जो तथ्य हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वो ये है कि ये किताब पहली बार मई 1923 में नागपुर से वीवी केलकर ने प्रकाशित की थी और इसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया था। लेखक की जगह लिखा गया था एक मराठा।
अब ये केलकर साहब सावरकर की पत्नी के मामा थे। इसमें प्रकाशक का एक छोटा सा नोट है जिसमें लेखक के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। दूसरे संस्करण की भूमिका में यह जिक्र है कि जेल में होने के कारण लेखक का नाम नहीं दिया गया। आश्चर्यजनक बात तो यह है बॉस कि जेल में रहने के बावजूद, पर्याप्त निगरानी के बावजूद यह किताब जेल के बाहर कैसे चली गई, और जब छप गई तो उसके बाद इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जैसा मुझे लगता है वो ये, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सब सरकार के साथ मिली भगत में हो रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बंटवारे के लिए या सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सावरकर जो कुछ कर रहे थे उस पर अंग्रेज़ों ने कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। यहाँ एक और मज़ेदार बात आपको बता दूं कि इसका दूसरा संस्करण 1942 में छपा। 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन का वो समय जब हिंदू मुस्लिम एकता शानदार थी, उस समय इसका दूसरा संस्करण छापा जाता है। आप जानते हैं 1942 में जिन्ना साहब और अंग्रेजों के साथ खड़े थे विनायक दामोदर सावरकर। खैर ये किताब है क्या? इस किताब को जब अगर आप देखेंगे तो इसमें एक श्लोक है जो पहले संस्करण में अंदर था, बाद के संस्करण में, दूसरे संस्करण में पहले पन्ने पर ही दिया गया है। ये श्लोक कहता है, आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्य भूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। अर्थ क्या है इसका? कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी को भी उसकी उपनदियों के साथ सिंधु कहते हैं, तो सिंधु से सिंधु तक यानी नीचे जो सागर है, ब्रह्मपुत्र से लेकर सागर तक फैली हुई है भारत भूमि, जिसकी पितृभूमि है तथा पुण्य भूमि है, वही हिंदू है। मैंने आपको बताया कि यह श्लोक पहले संस्करण में पेज 103 पे दिया गया था और दूसरे संस्करण में दावा किया गया कि यह श्लोक अब धार्मिक ग्रंथों से उद्धरण का प्राधिकार पा चुका है, यानी गीता वगैरह में जो श्लोक होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है, इसलिए इसको पहले पन्ने पर दे दिया गया। 5 मिनट में अगर हम इसको समझ लें तो हमारे लिए यह समझना आसान होगा कि रिहा होने के बाद सावरकर असल में क्या कर रहे थे। यह श्लोक कहता यह है कि भारत की पूरी सीमा में रहने वाला हर वह व्यक्ति हिंदू है जिसकी यह धरती पितृभूमि है और पुण्य भूमि है। पहली बात तो यह कि अभी तक हम मातृभूमि जानते थे, सब लोग मातृभूमि, भारत माता की जय की बात करते थे, यह पितृभूमि की बात करने लगता है। पिता की भूमिका लीगैलिटी में आती है। आप जानते हैं कि पिता से संपत्ति का रिश्ता होता है, संपत्ति जो ट्रांसफर होती है फादर से सन को होती है, तो एक तो ये लीगल टाइप की चीज बन जाती है, ये धार्मिक चीज नहीं रह जाती है। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हर भारतीय जो भारत में रहता है उसके पिता भी यहीं रहते हैं, तो वो उसकी पितृभूमि है। जो कई पुश्तों से यहां रह रहा है उसकी ये पितृभूमि है। लेकिन इसमें उन्होंने जोड़ा एक नया खेल, और वो खेल था पुण्य भूमि का, यानी आपके धार्मिक स्थान भी इसी देश पर होने चाहिए। अब हिंदुओं के धार्मिक स्थान तो यहीं होंगे, बौद्धों के भी यहीं हो जाएंगे, जैनों के भी हो जाएंगे। मुसलमानों के धार्मिक स्थान कहां है? मक्का मदीना में। ईसाइयों के धर्म स्थान कहां है? जेरूशलम में। यानी इस एक श्लोक से उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों को बाहर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान और ईसाई आपसे डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि आप उनको हिंदू मानो, आपको हिंदू की परिभाषा देनी है, आप कैसे भी दो, हिंदुओं का मामला है ये। बड़ा मामला ये है जो सावरकर आगे जाके बताते हैं। सावरकर कहते हैं कि ये जो हिंदुत्व किताब है ये हिंदू धर्म की कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये मूलतः एक राजनैतिक किताब है। ये नागरिकता का एक सिद्धांत देती है, यानी वो कहते हैं कि जो हिंदू हैं वही भारत में रह सकते हैं। यानी क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान है, ईसाई है, वो भारत में रह नहीं सकता है। बेसिकली यही 2 नेशन थ्योरी थी, 2 देशों का सिद्धांत था, जिसका मतलब ये था कि हिंदू धर्म का अपना एक अलग राष्ट्र और मुसलमानों का अपना अलग राष्ट्र। यही काम जिन्ना उधर के लिए कर रहे थे, वही काम सावरकर इधर के लिए कर रहे थे। और इसी मामले में जो कांग्रेस थी, नेहरू थे, गांधी थे या भगत सिंह थे या सुभाष चंद्र बोस थे, ये सारे लोग हिंदुओं और मुसलमानों के एक देश की बात कर रहे थे। यानी आज़ाद होने के बाद सावरकर पूरी तरह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बंटवारे में लग गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है जब 1937 में वो पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं और हिंदू महासभा का उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद अहमदाबाद में दिए गए अपने पहले ही भाषण में वो कहते हैं कि हिंदू एक राष्ट्र है और मुसलमान एक राष्ट्र है। भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, भारत में 2 राष्ट्र हैं, हिंदू एक राष्ट्र है और मुसलमान 2 राष्ट्र है। इस पहले ही अध्यक्षीय भाषण में वो एक और बात कहते हैं कि हिंदू महासभा जो है वो कोई धार्मिक
संगठन नहीं है, वो एक राजनैतिक संगठन है। देखिए, अंग्रेज़ों को ज़रूरत ये थी कि कांग्रेस के समकक्ष वो ऐसे संगठन खड़ा करें जो हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात कर रहे हों और किसी तरह से उनको जनता का प्रतिनिधि बनाकर पेश करें। मुस्लिम लीग उन्होंने खड़ी कर ली थी, मुस्लिम लीग को उनका समर्थन था। अब वो हिंदू महासभा को खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हिंदू महासभा अपना नंबर 1 दुश्मन कांग्रेस को बता रही थी। उसको अंग्रेजों से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत मिला वो मिला भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग उनका समर्थन करें। कांग्रेस ने यह शर्त रखी कि हम समर्थन करने को आपका तैयार है, हम हिटलर के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जरूरी यह है कि आप ये वादा करें कि जब एक बार सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो हमको आज़ादी दे देंगे। अंग्रेजों ने ऐसा कोई भी वादा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, ढेर सारे लोग गिरफ्तार हुए, पूरी कांग्रेस को इलीगल कर दिया गया। नेहरू से लेके, गांधी से लेके, पटेल से लेके, मौलाना, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। उस समय अंग्रेजों को अपने समर्थक चाहिए थे। वो समर्थक कहाँ से मिले? एक तरफ मुस्लिम लीग मिला और एक तरफ हिंदू महासभा मिली। और इस समय एक ऐसी घटना हुई जिससे अखंड भारत का जो पूरा नाटक है वो अखंड भारत का नाटक बेपर्द हो जाता है। सिंध नामक एक जगह पर मुस्लिम लीग, सिंध नामक स्टेट में बेसिकली मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसको समर्थन दे रही थी हिंदू महासभा। जी हां, विनायक दामोदर सावरकर की हिंदू महासभा मुस्लिम लीग को समर्थन दे रही थी सिंध में। चलिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके आगे की बात सुनिए। सिंध की जो असेंबली थी वहां एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास किया गया भारत के विभाजन का, भारत को 2 टुकड़ों में बांट देने का। यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया सिंध की असेंबली में। प्रस्ताव दिया मुस्लिम लीग ने जो सरकार चला रही थी, और उसके समर्थन में खड़ी थी हिंदू महासभा। होना क्या चाहिए था कि अगर वाकई अखंड भारत के प्रति इनका कोई भी स्नेह होता तो इस मुद्दे पर तुरंत वो बाहर निकल आते सरकार से, सरकार को गिरा देते। लेकिन सरकार गिराना तो छोड़िए, विधानसभा से भी उठकर बाहर नहीं आए, चुपचाप बैठे रहे हिंदू महासभा के लोग। सीधी सी बात है कि एक तरफ अखंड भारत का नाटक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाना, बंगाल में फजलुल हक के साथ सरकार चलाना, सिंध में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाना। और इस समय के आप भाषण पढ़ेंगे तो सावरकर खुशी ये बताते हैं कि हमने कांग्रेस को हराने में सफलता प्राप्त की। दरअसल कांग्रेस को वो कहीं नहीं हरा पाए, कांग्रेस को हरा रही थी मुस्लिम लीग। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे थे। वो उतने में ही खुश थे। अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। जब ये रिहा हुए थे, सुभाष चंद्र बोस इनसे भी मिलने गए थे और मुस्लिम लीग के जिन्ना से भी मिलने गए थे। इनसे कहा था उन्होंने कि आप कांग्रेस में आ जाइए, हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़िए। ये नहीं आए थे। दावा यह है कि मैंने सुभाष बाबू से कहा था आप विदेश चले जाइए। खेल क्या हुआ कि आपने सुभाष बाबू को भेज दिया कि जाइए जर्मनी की तरफ से लड़िए, और खुद अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने लगे। सुभाष बाबू जब जापान से भारत पर आक्रमण करने वाले थे तो आप अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहे थे। ये समर्थन कर रहे थे आप सुभाष बाबू का, और अपने हर भाषण में कांग्रेस के साथ साथ फॉरवर्ड ब्लॉक को भी गाली दे रहे थे। ये सारा कुछ चलता रहा और अंग्रेजों का खुल के समर्थन करते रहे। यहां तक समर्थन करते रहे कि हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग ही नाराज उस समय हो जाते हैं कि लोग हमको गद्दार कह रहे हैं। लेकिन सावरकर अपना स्टैंड बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो लगातार अंग्रेजों के साथ खड़े हैं। जनता ये सब बहुत गौर से देख रही थी। आज जो लोग पागल हो गए हैं उनके पुरखे बहुत गौर से देख रहे थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तो शिमला में भारत के जितने प्रतिनिधि थे सबको बुलाया जाता है। आपको पता है, विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेज़ों ने मिलने के लिए बुलाया तक नहीं। कारण ये कि जब चुनाव हुए उस समय, तो चुनाव में हमारे देश की जनता ने, हमारे पुरखों ने विनायक दामोदर सावरकर की हिंदू महासभा की जगह उस कांग्रेस को चुना जिसने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। और इसके बाद से सावरकर का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है हिंदू महासभा के भीतर ही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नए नेता बन के उभरते हैं और देश धीरे धीरे आज़ादी की तरफ जा रहा होता है। और जब देश आज़ादी की तरफ जा रहा होता है तो सावरकर धीरे धीरे अपने सावरकर सदन में महदूद होते जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग उनके साथ होते हैं। हिंदू महासभा के अंदर भी वो अकेले पड़ जाते हैं। जो लोग उनके साथ थे उनमें सबसे प्रमुख आदमी का नाम था नथुराम गोडसे।
इस साथ ने क्या खेल खेला, क्या षड्यंत्र रचा गया, उसका परिणाम क्या हुआ, वो अगले किस्त में बात करूंगा। अभी इतना ही एक छोटी सी घटना बता दूं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हिंदू महासभा ने डिसाइड किया कि वो तिरंगा नहीं फहराएगा। हिंदू महासभा ने अपने दफ्तर पे, अपने घरों पे तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि सावरकर जो 1909 तक शानदार देशभक्त थे, अपने डर के कारण, अपनी कायरता के कारण अंग्रेजों के समर्थन में खड़े हुए थे, उस क्षण में सावरकर के भीतर का देशभक्त जागा। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वाकई 1909 तक उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब पूरी हिंदू महासभा झंडा नहीं फहरा रही थी तो सावरकर ने अपने बंबई में अपने घर पे आज़ादी का झंडा फहराया था। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। निदा फाजली साहब ने लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कोई उसमें भी षड्यंत्र ढूंढ सकता है, और जिस तरह का सावरकर का बाद का षड्यंत्रकारी जीवन है, हो सकता है षड्यंत्र का ही हिस्सा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस एक क्षण में 14 अगस्त की उस रात को पुराना सावरकर, जो लंदन में देश की आज़ादी के लिए लगातार सोच रहा था, उस सावरकर का जागरण होता है। ये लगता है उनको कि आज मेरा देश आज़ाद हुआ है, उसको सेलिब्रेट किया जाए, और वो झंडा फहराते हैं। लेकिन उसके बाद सावरकर का जो रूप आता है, उसे देखकर आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है। तो बात करेंगे हम आज़ादी के बाद के सावरकर की अगली किस्त में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।